President JFK, John F. Kennedy, once said that domestic policy can only defeat us, but foreign policy can kill us. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that I brought for you today is how USA rules the world order, or how USA is juggernaut. Juggernaut is a very good term which defines that big or powerful in nature, or hegemon, डोमिनेटर और द सुप्रीम लीडर. देखिए, हमने देखा है कि वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज का रूल रहा है. एक टाइम में तो इजिप्ट का भी हुआ करता था, बट हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. कंटेम्प्रेरी मतलब करंट वर्ल्ड, पिछले 100 साल 200 साल 300 400 साल तक किन कंट्रीज का बेसिकली रूल रहा है वर्ल्ड में. जैसे तो हमने देखा काफी लंबे टाइम पीरियड तक कॉलोनीज के थ्रू ब्रिटेन ने रूल किया है, बट आफ्टर 1945, बिकॉज 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, यूएसए ड्रॉप्ड atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. What was the name of the atomic bombs? Little Boy and Fat Man, जो यूएसए ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप किए थे. उसके बाद से यूएसए इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड हेजेमोन, और स्पेशली 1991 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी आया है तो यूएसए की पूरी वर्ल्ड में चलने लगी है. और बाकी उनकी कुछ चीजें जैसे इंटरनेट हो गया, इन चीजों के बाद थोड़ा यूएसए की कुछ ज्यादा ही अब डोमिनेट करता है वर्ल्ड के अंदर. बट यूएसए इतना बड़ा हेजेमोन वर्ल्ड का बना कैसे? हेजेमोन कोई नॉर्मल टर्म नहीं है, मैं आपको बता देता हूं. इटालियन मार्क्सिस्ट एंटोनियो ग्राम्स्की पूरा बताते हैं हेजेमोनी क्या होता है, बट अभी मैं साइंटिफिक टर्म्स में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा. अभी मैं ओवरऑल आपको टॉपिक को बताना चाहता हूं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये हमारा पार्ट 1 है. ओके, इस वीडियो को, इस टॉपिक को हमें कई पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि सिर्फ ये एक पार्ट में नहीं खत्म हो सकता. तो इफ यू विल से हम इसके ऊपर और वीडियोस कंस्ट्रक्ट करेंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मैं आपको बता सकता हूं. कुछ चीजें देखिए स्किप भी हो जाती हैं. बीइंग अ टीचर मैं भी कोई सभी चीजों को तो मैं भी कवर नहीं कर सकता, ठीक है ना. हर एक स्टूडेंट को तो टीचर भी सेटिस्फाई नहीं रख सकता क्लास में. जैसे आप सभी लोगों को खुश नहीं रख सकते, तो वैसे ही कुछ चीजें रह जाती हैं. बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम डिलीवर कर सकूं, और आपसे आपका इस वीडियो के बाद काफी ज्यादा आप स्टिक रहिएगा वीडियो के लास्ट तक. आपका काफी ज्यादा व्यू पॉइंट क्लियर हो जाए कि वर्ल्ड चलता कैसे है, और ओरिजिनली वर्ल्ड में यूएसए का इतनी चलती कैसे है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, मूव टुवर्ड्स द टॉपिक. द वेरी फर्स्ट पॉइंट, यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तो हमें तो पहले यही पता होना चाहिए कि भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है. ओके, तो समझते हैं इसे. देखिए, इकोनॉमीज अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिटलिस्ट. ओके, कुछ इकोनॉमीज होती हैं सोशलिस्ट. ओके, तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन से आप इसको समझेंगे. एग्जामिनेशन में तो आपको गारंटेड हेल्प करेगा ही करेगा. एग्जामिनेशन में तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, बट जनरल भी आपको इन चीजों का पता होना चाहिए. ये सिर्फ एग्जामिनेशन का टॉपिक नहीं है, जनरल टॉपिक भी है. ओके, तो इसको बहुत अपना अच्छे तरीके से आप समझेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, जहां पे स्टेट विल अलाउ फॉर द सेटिंग अप ऑफ द प्राइवेट सिस्टम, allowing the private sector to develop more and more this industries. अब गवर्नमेंट का जो रोल रहेगा वो बहुत ज्यादा मिनिमल रहेगा. गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर इनटू द रेगुलर एस्पेक्ट. जो मार्केट चलेगी वो किसके ऊपर चलेगी? डिमांड सप्लाई के ऊपर चलेगी. जनरली इस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. तभी तो यूएसए इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द कैपिटलिज्म इनटू द वर्ल्ड. ओके, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी. देखिए, सोशलिज्म अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है. एक तो सोशलिस्ट इकोनॉमीज वो हैं जो यूएसएसआर ने एस्टेब्लिश की थी. दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी वो है जो चाइना ने एस्टेब्लिश किया है. और हम भी एक सोशलिस्ट ही हैं, हम कैपिटलिस्ट नहीं हैं. बट हम कैसे सोशलिस्ट हैं? हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं. और चाइना कैसा सोशलिस्ट है? कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट है. ओके, अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना होगा. तो यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. वहां पे ना गवर्नमेंट कहती है प्राइवेटाइजेशन करो, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन करो, इंडस्ट्रीज सेटअप करो, लोगों के ऊपर गवर्नमेंटल कंट्रोल को मिनिमल रखो. इवन इन यूएसए प्रिजन्स आर प्राइवेट. नोट, मतलब हर चीज को वो प्राइवेटाइज के ऊपर ही रखते हैं कि जितना प्राइवेटाइजेशन रहेगा, जितना प्राइवेट कैपिटलिस्ट वहां पे रन करेगा. तो कैपिटलिस्ट अल्टीमेटली देखिए होता क्या है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, दूसरी कम्युनिस्ट होती है. अब देखिए बेसिकली प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाती है, कैपिटलिज्म में ना जो मालिक होता है, जनरली आप जिसे कहते हैं ऑनर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटलिस्ट वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है. तो इसी के कंट्रास्ट में यूएसएसआर में
नई इकोनॉमीज बनी थी विच वर कॉल्ड एज अ सोशलिस्ट इकोनॉमीज, और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिस्ट थी, कि जहां पे लेबर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में लेबर इज नॉट ओनली रिस्पेक्टेड बट ऑल्सो ऑनर्ड, एंड इनटू द कैपिटलिस्ट सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? बिजनेसमैन को, ऑनर को, प्रोप्राइटर को। तभी आप देखते हैं ना कि यूएस में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी जनरली आपको बिजनेसमैन मिलेंगे। जैसे मैं आपको इंडिया और यूएस के कंपैरिजन में ना एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यूएस में लाइक वी नो अबाउट द बराक ओबामा, वो तो एक बड़े अलग टाइप के पॉलिटिशियन थे, ऐसा कोई कैपिटलिस्ट नहीं। बट अगर आप जैसे पिछले दो प्रेसिडेंट अभी आप देखेंगे, करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, दोनों बिजनेसमैन हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को देख लीजिए, बिल क्लिंटन को देख लीजिए, ऑल आर बिजनेसमैन। अब वहां पे कोई गरीब खड़ा हो जाएगा ना तो लोग वहां पे वोट नहीं डालेंगे। बट इंडिया में अगर कल को अंबानी, अडानी, ओके, या फिर कोई बिजनेसमैन, हमें उनसे क्या लेना देना, बट मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। मान लीजिए अंबानी, अडानी कहते हैं कि वी आर गोइंग टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन एंड आई विल बी द कंटेंडर फॉर द सीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो जनरली लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्यों? क्योंकि इंडिया में लोगों को चाहिए कि कोई हमारे जैसा होता, कि देखिए पॉलिटिक्स में लोग रिलेट करते हैं खुद को। जैसे प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, या फिर मैं चाय वाला हूं, या फिर मैंने इतना स्ट्रगल देखा है, तो जो आम जन है इंडिया का वो खुद को रिलेट कर पा रहा है। इंडिया में वोट नहीं डालेंगे बिजनेसमैन खड़ा हो जाएगा तो। नॉट तो यूएसए में ज्यादा लोग किसको सपोर्ट करते हैं? जो कैपिटलिस्ट होता है। तो यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इसके बाद हम समझते हैं हैवी एक्सपेंडिचर और R&D। ये बड़ा जबरदस्त है भाई इन लोगों का, कि ना ये इनोवेशन के ऊपर बड़ा पैसा खर्च करते हैं। ये ना छोटी मोटी चीजों के ऊपर टाइम नहीं खराब करेंगे। धर्म के ऊपर बात कर ली, कास्ट, ये फालतू की चीजों पे ना ये बिल्कुल टाइम खराब ही नहीं करते। हमने अपना जो गोल्डन टाइम पीरियड था ना, ये फालतू में हिंदू मुस्लिम करना या फिर कास्टिज्म वगैरह, जात पात, इसने पूरा खराब कर दिया हमारा सिस्टम। मेनली जो ये लोग हैं, देखिए कास्ट है और रिलीजन है, ये ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। जहां पर ये डेवलपमेंट को आके एक रोड़ा बन रहे हैं, तो ऐसे ही चीज का हमें क्या करना है? हाँ देखिए, जो कभी नहीं जाती उसे जाति कहते हैं, ओके। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि यू कैन नॉट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो ठीक है, हम समझते हैं इन चीजों को, बट देखिए डेवलपमेंट अल्टीमेटली तो लोगों को डेवलपमेंट ही चाहिए ना। कोई आप कास्ट का एक बिल्डिंग तो खड़ा कर नहीं सकते हैं, तो लोगों को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये सारा किसने किया है? यूएस ने। हैवी एक्सपेंडिचर है इन लोगों का R&D के ऊपर। R&D तो आप सबको पता ही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यूएस गवर्नमेंट स्पेशल बजट एलोकेट करती है। सबसे ज्यादा हैवी एक्सपेंडिचर वर्ल्ड में यूएस ही करता है रिसर्च और डेवलपमेंट पे। अब वहां के एक बार ना, वहां के जैसे आप लोग तो जानते हैं, बहुत अच्छे से टीवी देखते हैं आप, तो सोशल मीडिया है, वहां के आप बिजनेसमैन को देखा कीजिए, उन फ्यूचरिस्टिक एलन मस्क को देखिए, स्पेस एक्स का उन्होंने जो लॉन्च करने का उनका प्रोग्राम है, या फिर उनके जो एस्पायरेशंस हैं फ्यूचर को लेके, ठीक है। बिल गेट्स, कितने, मार्क जुकरबर्ग, अमेज़न के फाउंडर जो हैं जेफ बेजोस, ओके, वो सब हो गए। अच्छा, अमेज़न की एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं आपको। अमेज़न को आप पढ़ेंगे ना, तो अमेज़न में ना जो जब उसका जो नाम लिखा हुआ है, जो कंपनी का नाम है अमेज़न, तो उसके अंदर ना एक ऐसे एरो जा रहा है ए से लेके जेड तक। तो मतलब उसका क्या मीनिंग है देखिएगा अभी बैठ के, जब आप लेक्चर से फ्री हो जाएं, तो ए से जेड तक हमें हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ओके। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इंटेल हो गया, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी जबरदस्त है इन लोगों की। तो R&D के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। R&D से क्या होता है कि आपने मोनोपोली बना लिया, क्योंकि किसी और ने तो R&D किया नहीं इतना ज्यादा, तो आपकी मार्केट में क्या हो गई? मोनोपोली हो गई। अब आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी रेट पे भेजिए। दिस इज द थिंग। चाहे मैकडोनल्ड्स लगा लीजिए, KFC लगा लीजिए, ऐसी चीज बनी ही नहीं हुई दुनिया में। एप्पल $3 ट्रिलियन के आसपास है। इंडियन इकोनॉमी 2.5 से 2.8 ट्रिलियन के आसपास है। तो अकेला मार्केट में एप्पल, मार्केट कैप बता रहा हूं मैं, एप्पल का $3 ट्रिलियन के पास है। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो यही पूरा रीजन है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन R&D। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कि व्हाट आर द अदर रीजन। बॉर्डर्स आर सिक्योर्ड नॉट फ्रेजाइल। भाई ये भी बड़ा मतलब ना इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके ना बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए, ध्यान से समझिएगा, विद प्रॉपर कंसंट्रेशन एज वेल एज अटेंशन। कि ना अब जैसे हमारा बॉर्डर फ्रेजाइल है, ये पाकिस्तान हटता नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, फिर उधर कभी चाइना आ जाता है अरुणाचल में, कभी गलवान में आ जाता है। हमारा पूरा अटेंशन कहाँ पे रहता है कि यार ये ना आ जाए, ये इशू ना हो जाए, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक। आपके ना बॉर्डर सिक्योर्ड होने चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए कि भैया ये तुम्हारी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है।
और हमारे बॉर्डर पूरे कैसे हैं, हमारे बॉर्डर्स हैं फ्रेजाइल। यूएस के बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है, ओके कर रखा है उन्होंने। जैसे मैक्सिको के साथ काफी बड़ा बॉर्डर है बट ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं है उनके, है ही नहीं ऑलमोस्ट। कनाडा के साथ उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो जब आपके बॉर्डर्स, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जैसे अपने घर में रहते हैं तो आपका घर बड़ा सुंदर है, आपने अच्छा करोड़ों रुपए लगा के घर बनाया, बट उस घर के बाहर दीवार नहीं है। अब क्या होगा कि आपको हमेशा डर रहेगा यार कोई भी कूद के आ जाएगा मेरे घर के अंदर। तो यही हमारा इशू है। हमारे वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्डर फ्रेजाइल है, तो पंजाब में, राजस्थान में जहाँ पे बॉर्डर ठीक है, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। इतना बड़ा हमारा बॉर्डर है, दैट इज फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, इतना लंबा बॉर्डर है ये। कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा जहां पे चाइना ने ट्रांसग्रेशन और इनकर्शन ना किया हो, इलीगल एंट्रेंस ना किया हो। तो उससे हमारी गवर्नमेंट का पूरा ध्यान उस पर रहता है। तो बॉर्डर्स सिक्योर होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो दीज आर सम रीजंस दैट व्हाई यूएसए इज कंसिडर्ड टू बी एज द दैट वर्ल्ड हेजेमॉन। ये मैंने कुछ रीजंस आपको बताए हैं जिससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा कि भाई यूएसए की वर्ल्ड में इतनी क्यों चलती है। ओके, सो हमें भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कंट्री का भी ऐसा ही डेवलपमेंट हो। हम कॉपी क्यों करें किसी को? वाई वी शुड इमिटेट एनीवन? कि हमेशा कॉपी करके काम नहीं चलेगा ना लाइफ में, कि हम यूएस से जैसे बने। रादर ऐसा होना चाहिए कि यूएस भी ऐसा देखे कि यार हम इंडिया जैसे बने। और मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड में एक ही ऐसी कंट्री है जो यूएस से ऊपर जा सकती है, वो इंडिया है। एक तो यहाँ का एकेडमिक बहुत अच्छा है, लोग बहुत मेहनती हैं यहाँ के, फिर उसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है। देखिए कौन सी कंट्री का लोग इतना रिलीजन स्टडी करते हैं, इतना हिंदुइज्म को करते हैं। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, सिविलाइजेशंस की बात कर रहा हूं। और लोगों के अंदर एक थर्स्ट है कि आगे बढ़ने की। सो देयर आर मेनी रीजंस कि इंडिया भी एक बहुत बड़ी सुपर पावर होगा। तब तक हम होंगे या नहीं होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, बट हम जरूर देखना चाहेंगे कि इंडिया भी एक ऐसा नेशन हो जिसको आदर्श माने बाकी सब नेशंस। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए चाहे कुछ भी हो, चाहे यूएस हो, यूके हो, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, हमारे लिए तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।